नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक बुक के बारे में जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी और मुझे जो ये बुक जो है काफ़ी अच्छी लगी। तो काफ़ी दिन से मुझे मेरे दोस्त रिकमेंड कर रहे थे इस बुक को पढ़ने के लिए। वैसे भी ये काफ़ी फेमस बुक है। तो ये जो बुक है इसका नाम है सिद्धार्थ, जिसको लिखा है हरमन हेस ने। एक जर्मन राइटर थे और इनको 1946 में नोबेल प्राइज भी मिला लिटरेचर के लिए। तो एक नोबेल लॉरेट थे ये। एक डिस्क्लेमर जो मैं पहले ही दे दूं कि ये जो बुक नाम सिद्धार्थ है ये गौतम बुद्ध की जीवनी नहीं है, उनकी बायोग्राफी नहीं है, उनके जीवन के बारे में ये नहीं है। एक बुक का प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम है सिद्धार्थ। ये बुक उसकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में है, उसको बताती है। तो ये एक नॉवेल है, फिक्शन है। तो अगर बात करें इसकी स्टोरी लाइन की, तो सिद्धार्थ एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण बच्चा है, ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म होता है। इसके पिताजी एक पंडित हैं और प्रकांड विद्वान हैं। तो स्वाभाविक तौर पे इसके जो पालन पोषण है, इसकी जो अपब्रिंगिंग हो रही है वो वेदों, पुराणों, उपनिषदों, गीता के बीच में हो रही है, जैसा कि एक ब्राह्मण घर में होनी चाहिए। और कुछ ही समय में ये धर्म ग्रंथों की बहुत सारी बातों को सीख लेता है और काफी मेधावी बुद्धि के होता है सिद्धार्थ। तो लोगों को भी लगता है कि मतलब ये आगे चल के काफी नाम करेगा, काफी बड़ा ब्राह्मण बनेगा। और इसका एक बचपन का मित्र होता है गोविंदा, वो भी एक ब्राह्मण है और वो इसका दोस्त भी है। साथ ही साथ एक ऐसा दोस्त है जो सिद्धार्थ को काफी सम्मान भरी नजरों से देखता है, जिसको लगता है कि मतलब सिद्धार्थ को के प्रति उसके मन में प्रेम भी है और सम्मान भी है। वो उसका बचपन का मित्र है। धीरे धीरे जैसे सिद्धार्थ बड़ा होता है, वो चीजों को सीखता समझता है, उसके मन में कहीं ना कहीं एक प्रकार के असंतोष का जन्म होता है। जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती जाती है, उसको उसी तरीके से लगता है कि उसके मन में एक तरीके का खालीपन है, कुछ ऐसा है जिसका जवाब वो चाहता है मगर उसे वो मिल नहीं रहा है। उसके वो जवाब उसे उन किताबों में नहीं मिल रहे जो वो पढ़ता है, उन्हें वो प्रवचनों में नहीं मिल रहे जिन्हें वो सुनता है। और उसके अपने कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब वो है तलाशना चाहता है और वो उसे मिल नहीं रहे। उसके कारण एक जो है असंतोष जन्म लेता है उसके मन में। तो इसी तरीके से वो जब 16-17 वर्ष का हो जाता है, 18 वर्ष का, तो उसको लगता है कि नहीं, अब इस माहौल में रहकर तो उसको इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तो वो समन बनने की सोचता है, मतलब सन्यासी एक तरीके से। उस समय में उनको समन कहा जाता है, एक तरीके से आप सन्यासी समझ सकते हैं। उसको लगता है कि अब उसको सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, शायद वहां उसे उनके प्रश्नों के जवाब मिले। तो वो अपने पिता से जिद करता है कि मुझे सन्यासी बनना है। तो स्वाभाविक तौर पे जैसा होना चाहिए, मतलब उसके पिताजी इसका विरोध करते हैं, लेकिन जब इसकी जिद कम नहीं होती है तो अंततः हार करके वो इसको अनुमति देते हैं। तो ये अपने समन बनने की यात्रा पे निकल पड़ता है। साथ में इसका साथ दोस्त गोविंद भी इनके साथ ही हो लेता है। तो समन जो लोग होते हैं वो अपने जीवन को बहुत ही एक्सट्रीम पर जीते हैं, मतलब इनके हिसाब से जीवन की सारी जरूरतों को एकदम निम्न स्तर पे ले जाके जीवन को अनुभव करते हैं। और इनके हिसाब से एक तरीके से ये जो जगत है इसका तिरस्कार करके ज्ञान की प्राप्ति की ये कोशिश करते हैं। तो ये भी अपनी यात्रा समन के रूप में, ये भी कुछ और समन को ज्वाइन करता है और उनके साथ अपनी यात्रा को शुरू करता है। और समय के साथ धीरे धीरे इसको कुछ अनुभव भी होते हैं, मगर जब कुछ और समय बीतता है तो फिर से वही असंतोष। उसको लगता है कि नहीं, उसे ये नहीं चाहिए था, उसे इसकी तलाश नहीं थी, उसके कुछ और प्रश्न हैं जिसके उत्तर उसे अभी भी नहीं मिल रहे हैं।
और फिर वो कुछ बूढ़े समनों को देखता है तो उसको लगता है कि अगर जिस तरीके से मैं चल रहा हूं तो इस तरीके से तो मैं भी यही कुछ करता रहा तो मैं भी इन्हीं की तरह हो जाऊंगा। और जब इनको किसी तरीके का साक्षात्कार नहीं हुआ, इनको किसी तरीके के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर मुझे कैसे होगी। और ये जो मेरा असंतोष है ये भी खत्म नहीं हो रहा। तो उसको एक बार फिर से लगता है कि नहीं, अब ये समन की जो मेरी यात्रा थी वो अब मुझे समाप्त करनी पड़ेगी और मुझे अब आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी बीच इनको सुनाई पड़ता है, गोविंदा और तमाम लोगों को, सिद्धार्थ को पता चलता है कि एक गौतम बुद्ध करके व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये मान्यता है कि वो निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, उनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है। तो वो पास के ही गांव में एक आए हुए हैं। तो सबके मन में स्वाभाविक सी बात है कि एक उत्सुकता जगेगी कि हमें मिलना चाहिए उनसे। तो ये लोग भी, गोविंदा और सिद्धार्थ भी पहुंचते हैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए और वहां पे उनका एक ये लोग प्रवचन सुनते हैं, जिससे जो प्रवचन था वो बहुत ही दोनों को अच्छा लगता है। और गोविंदा तो इतना प्रभावित हो जाता है कि वो ठान लेता है कि मैं अब गौतम बुद्ध का जो है अनुयायी ही बनूंगा। और वो सिद्धार्थ से भी कहता है कि तुमको भी ऐसा करना चाहिए। वो सिद्धार्थ को भी स्वाभाविक रूप से वो प्रवचन बहुत ही अच्छा लगता है, मगर अब उसके मन में किसी भी प्रकार की टीचिंग्स के लिए, किसी भी प्रकार के टीचर के लिए एक तरीके का विरोध उत्पन्न हो चुका है। वो कहता है कि कितनी भी अच्छी टीचिंग क्यों ना हो, मैं जो चाहता हूं उसके उत्तर किसी टीचिंग्स में नहीं है, किसी बुक्स में नहीं है। कोई टीचर मुझे वो टीचिंग्स नहीं दे सकता है, उसके जवाब जो है मुझे खुद खोजने पड़ेंगे, क्योंकि ये उस स्तर के प्रश्न हैं जिनके जवाब किताबों में नहीं है, जिनके जवाब किसी प्रवचन में नहीं है। और ये सोचकर और इन बातों को विचार करके सिद्धार्थ ठानता है कि अब चूंकि इस समय में बुद्ध से अच्छी शिक्षा तो कोई दे भी नहीं सकता इस समय में, तो अगर वो बुद्ध की शिक्षा भी नहीं स्वीकार करता तो उसे शिक्षा स्वीकार करनी ही नहीं है। और वो उस रास्ते से भी आगे बढ़ जाता है। वहीं गोविंदा जो उसका मित्र था वो गौतम बुद्ध का अनुयायी बन जाता है। तो जब आगे बढ़ता है, सहसा सिद्धार्थ के मन में एक ख्याल जगता है कि अभी तक का उसने जो जीवन व्यतीत किया था वो इस संसार की उपेक्षा करके जिया। मतलब उसने संसार की सभी चीजों को मिथ्या माना और इन्हीं सब विचारों को वो सोचता रहता है और अपने आसपास पहली बार जीवन में वो नजर दौड़ाता है। उसे सब कुछ बहुत ही सुंदर प्रतीत पड़ता है। वो पेड़ों को देखता है, वो चिड़ियों की चहचहाहट को सुनता है, वो नदी के करलव ध्वनि को सुनता है और उसे सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। और उसको सहसा एहसास होता है कि क्या उसके प्रश्नों के उत्तर हैं वो संसार में, कहीं ऐसा ना हो कि उसके जो प्रश्नों के उत्तर हो संसार के भीतर मिले और मैं अभी तक तो संसार की उपेक्षा करता आया हूं। तो यह सोचकर वो एक नगर में पहुंचता है और वहां पे उसकी भेंट होती है कमला नामक एक वैश्या से। वो उससे याचना करता है कि उसको वो प्रेम के बारे में सीख दे। और एक वो व्यापारी से मिलता है जिससे वो व्यापार के गुण सीखता है और धीरे धीरे व्यापार करना शुरू कर देता है। तो शुरुआत के कुछ दिनों में तो जब वो व्यापार करता है या वो प्रेम करता है तो वो करता तो भले ही सब कुछ है मगर उसमें लिप्त नहीं होता। चाहे व्यापार में हानि हो या लाभ हो वो उसको समान दृष्टि से देखता है। चाहे वो प्रेम कितना भी करे मगर उससे एक तरीके से अछूता ही रहता है। तो उसका जो समन वाले गुण हैं वो पूरी तरीके से गए नहीं रहते हैं, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वो भी उसी सांसारिकता में उतना ही लीन हो जाता है जैसे कि सारे लोग जिनको वो पहले देखा हुआ होता है। अब व्यापार में हानि और लाभ उसको अंदर खींच को जन्म देते हैं, उसके अंदर गुस्से को जन्म देते हैं। अब प्रेम से भी उसके मन में एक तरीके की वितृष्णा पैदा हो रही है।
जब इसी तरीके से कुछ दिन बीतते आते हैं, उसको अपने जीवन से घिन आने लगती है, उसको अपने लगता है कि मतलब वो जीवन में क्या कर रहा है और उसका कितना पतन, नैतिक पतन कितना ज्यादा हो गया है। इन्हीं सब चीजों को सोचकर वो एक दिन अपना सब कुछ त्याग देता है और वापस जंगल की ओर लौट आता है। सब कुछ त्याग देता है, अपना सारा धन दौलत सभी कुछ, कमला को भी पीछे छोड़कर वो जंगल में आ जाता है। और जहां उसकी भेंट होती है नदी किनारे एक नाविक से जिसका नाम होता है वासुदेव। अब चूंकि वासुदेव एक नाविक था, उसका जीवन उसका संपूर्ण जीवन नदी के किनारे ही बीता है, नदी के साथ ही बीता है। तो उसकी एक आदत है, उसकी एक मान्यता है कि नदी के पास हमारे सारे सवालों के जवाब हैं, अगर हम उसे सुन सके तो वो घंटों बैठे बैठे, रातों दिन बैठे, कभी कभी वासुदेव नदी की आवाज को सुनता रहता है। और उसकी ऐसी मान्यता है कि नदी हमारे सवालों के जवाब देती है। तो सिद्धार्थ भी उसके साथ मित्रता करके उसके साथ ही रहने लग जाता है और वो भी धीरे धीरे नदी की आवाज को सुनकर और उससे अपने जवाबों को जानने की कोशिश करता है। हालांकि इन्हीं सब चीजों से शुरू होकर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि प्रकृति की किसी भी चीज से अगर वो चाहे तो अपने प्रश्नों के जवाब पा सकता है, अगर उन्हें वो ध्यान से सुन सके तो। इन्हीं बीच कुछ और घटनाक्रम होते हैं, जैसे उसको बीच में पता चलता है कि कमला द्वारा उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और ऐसे तमाम चीजें चलती हैं। और इन आगे बढ़ते बढ़ते कहानी में हम देखते हैं कैसे सिद्धार्थ निर्वाण की ओर या आत्म ज्ञान की ओर बढ़ता है। तो ये एक सिद्धार्थ की जर्नी है। और अंतिम पुस्तक के अंतिम भाग में हम देखते हैं जब सिद्धार्थ अपने बचपन के मित्र गोविंदा से पुनः मिलता है और वो जो उनके बीच का वार्तालाप है बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बताया गया है। और ये पुस्तक ऐसे ही छोटे मोटे ढेर सारे पाठों से भरी पड़ी है, उपदेशों से भरी पड़ी है। हालांकि कुछ ऐसा नहीं जिसे आप मतलब कोई ऐसे कोट्स नहीं दिए हुए जिनको आप मतलब एकदम बता दें, बट हालांकि उन्हें ध्यान से पढ़ने पे, उन्हें चिंतन करने पे जरूर ही हमें कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो होता है कि जब ये सिद्धार्थ समन का जीवन व्यतीत करके शहर में पहुंचता है और व्यापारी उससे पूछता है कि तुमको क्या आता है, मतलब तुम्हारे अंदर क्या खूबियां हैं। तो सिद्धार्थ उसको बताता है कि आई कैन थिंक, आई कैन वेट एंड आई कैन फास्ट। और वो आगे बताता है कि everyone can perform magic, everyone can reach his goals if he is able to think, if he is able to wait and if he is able to fast। और इसी तरीके की ढेर सारी चीजें जो हैं वो इस बुक में हैं। तो मेरा तो आग्रह यही है कि आपको भी इस बुक को पढ़ना चाहिए। शायद आपको भी ये उतनी ही अच्छी लगे जितनी अच्छी मुझे लगी, और मैं शायद इस पे एक वीडियो और बनाऊं। इस बुक में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे मेरे क्या इंटरप्रिटेशन है उस बारे में, वो भी वीडियो आपको काफी अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।